Good morning, students. In my previous video lecture, I started a short story, An Astrologer's Day, and I had been introduction related with the writer R.K. Narayan. As you know, that he was one of the three great novelists of 20th century of India. He has gifted English literature with his fine short stories and great novels like The Guide, Swami and Friends, Mr. Sampath, The Financial Expert, etc. And short stories like An Astrologer's Day and other stories, Malgudi Days, etc. The story An Astrologer's Day is a story of a simple person who was forced to be an astrologer because of his circumstances. Okay. In first paragraph of the story, we have explained about the business and business personality of astrologer. Now today we will start second passage of the story. Let us start our story. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stars. एस्ट्रोलॉजर की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिंग थी. वो अपने फोरहेड पे वर्मिलियन और सिंदूर और वो जो राख है उसको लपेटता था और उसकी मूछें जो झरने की तरह नीचे जा रही थी. उनके बीच में जो आँखों का सिचुएशन था, आँखें जो प्लेस थी वो बहुत ज़्यादा उसके सिंपल क्लाइंट को अट्रैक्ट करती थी. और उसकी जो कंटिन्यूअस सर्च थी कस्टमर की, वो कस्टमर्स को ऐसा लगता था कि प्रोफेटिक लाइट है, मतलब उनके भविष्य को जानकारी रखने वाला ज्ञान का प्रकाश है. तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजर की पर्सनालिटी से इम्प्रेस्ड होकर, प्रभावित होकर के पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे. बिल्कुल उसी तरह से जैसे बीज मधुमक्खियाँ आर अट्रैक्टेड टू द कॉस्मस और डहलिया स्टार, मधुमक्खियाँ कॉस्मस या डहलिया के वृक्षों की ओर आकर्षित होती हैं. Now the writer describes about the business place of astrologer. उसका business place क्या था, उस place की और उसके business का क्या correlation था. He sat under the bough of spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. Astrologer इमली के पेड़ के नीचे, इमली की पेड़ जिसकी विस्तृत शाखाएं थी, उनकी शाखाओं के नीचे छाया में बैठता था. ये वो रास्ता था, ये वो पथ था, वो रास्ता था जो टाउन हॉल पार्क से होकर जाता था. टाउन हॉल पार्क प्रॉपर नाम है, प्लेस का नाम है, और ये एक कॉमन वे था जहाँ पर परमानेंट लोगों का आना जाना लगा रहता था. यू कैन से पब्लिक प्लेस. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. ये जो टाउन हॉल पार्क की तरफ जाने वाली जो रोड है, सड़क है, उसके किनारे जो इमली के पेड़ के नीचे वहाँ बैठता था, वहाँ एक कॉमन मार्केट लगती थी जहाँ मोस्टली पब्लिक का आना जाना लगा रहता था. तो ये प्लेस बहुत से तरीक़ों से, बहुत से वजहों से बहुत ही स्मरणीय प्लेस था, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस था. अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड. इस सकरे पथ पर, नैरो रोड सकरे पथ पर मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक जो है लोगों की भीड़, सर्जिंग क्राउड, उफनाती उमड़ती हुई भीड़, ठीक, हमेशा अप डाउन करती रहती थी, चलती रहती थी. अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे. और इसके रास्तों पे, जैसे हम लोग कॉमन वे मार्केट में देखते हैं कि जो फुटपाथ है उसके दोनों साइड मार्केट लोग ज़मीन पर बैठ करके अपना सामान सेल करते हैं, सब्जी या फ्रूट है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं. और वहाँ कॉमन प्लेस होने की वजह से पब्लिक की भीड़ भी बहुत रहती है. तो ये जो जगह थी, ये बहुत सारे व्यापार और व्यवसाय का, विभिन्न प्रकार के व्यापार और व्यवसाय को रिप्रेजेंट करने वाली जगह थी. इस पूरे रास्ते में मेडिसिन सेलर्स भी थे, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर और जंक डीलर भी थे, मैजिशियन थे, अबव ऑल एंड एक्शनर ऑफ चीफ क्लार्क. और सस्ते कपड़े बेचने वाला, चिल्ला कर बेचने वाला, नीलामी करने वाला व्यक्ति भी था. Who created enough din all day to attract the whole town. Din, you know, कोलाहल. Din means कोलाहल. All day to attract the whole town. और वो जो क्लॉथ सेलर था
वो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला करके पूरे शहर, पूरे कस्बे के लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोलाहल मचाता रहता था। नेक्स्ट टू हिम इन वर्सिफर्नस केम अ वेंडर अ फ्राइड ग्राउंड नेट। उसी के बगल में, जस्ट उसके नेबर में, एक भुनी मूंगफली बेचने वाला विक्रेता था जो ज़मीन पर मूंगफली का ढेर रख करके बेचता था। Who gave his ware a fancy name each day, जो अपनी मूंगफली को प्रतिदिन, अपनी पीनट्स को प्रतिदिन एक नया नाम दे करके बेचता था। कभी वो कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम मंडे, कभी वो उसको बॉम्बे की आइसक्रीम कहकर लोगों को अट्रैक्ट करता था और ध्यान अपनी ओर खींचता था। और ऑन द नेक्स्ट दिल्लीज एलमंड, और अगले दिन उन्हें दिल्ली का बादाम कह के बेचता था। ऑन द थर्ड डे राजाज डेलीकेसी, और अगले नेक्स्ट डे उसे राजभोग कह के बेचता था। तो इस तरह से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए वो उसको वेरियस नेम्स दे दे करके बुलाता था और लोगों की भीड़ इकट्ठा करता था। एंड सो ऑन सो फोर्थ, द पीपल फ्लॉक टू हिम, और इस तरह से लोग फ्लॉक टू हिम, झुंड में उसकी ओर आकर्षित होते थे, झुंड में उसका झुंड बना करके उसके शॉप के सामने सामान खरीदने के लिए खड़े होते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डिलाइट बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, और जो क्राउड उस पीनट्स के सेलर के पास थी, उस ग्राउंडनट सेलर के पास जाती थी, उसी भीड़ का एक बड़ा हिस्सा एस्ट्रोलॉजर के पास में भी आ जाता था। चूँकि वो उसके नेक्स्ट में बैठता था, एस्ट्रोलॉजर जो है वो ग्राउंडनट सेलर के बगल में बैठता था, तो जो क्राउड गैदर होती थी वहाँ पे इकट्ठा हो जाती थी भीड़, वो उसका एक बड़ा पार्ट, उस क्राउड का एक बड़ा पार्ट एस्ट्रोलॉजर के पास भी पहुँच जाता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय लाइट ऑफ ए फ्लेयर विच क्रैकल एंड स्मोक एवर ग्राउंडनट हीप नियर बाय। एस्ट्रोलॉजर अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को ट्रांजेक्टेड मैंने चलाता था, कैरी ऑन करता था, बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, कुप्पी की एक लौ की रोशनी से, विच क्रैकल एंड स्मोक, जो टूटी फूटी थी और जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था, स्मोक निकलता था, एवर द ग्राउंडनट, मूंगफली के ढेर पर एक पुरानी कुप्पी रखी रहती थी जो जलते समय बहुत ज़्यादा स्मोक छोड़ती थी, धुआं निकलती थी। उसी रोशनी से, उसी रोशनी की लौ से एस्ट्रोलॉजर भी अपने बिजनेस को मैनेज करता था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lightning. Enchantment, चार्म, आकर्षण, जादू, जो ये बिजनेस प्लेस था, इस प्लेस का आधा आकर्षण तो इस बात से था, इस कारण से था, इस तथ्य से था कि इस जगह को, इस स्थान को जो म्यूनिसिपल लाइटनिंग यानी नगर महापालिका की रोशनी की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, उसका कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा ये इस जगह पर नहीं था। कोई भी व्यापारी उस म्यूनिसिपल लाइटनिंग का बेनिफिट नहीं उठा पा रहा था। द प्लेस वॉज लिट अप बाई द शॉप लाइट्स, ये स्थान कहाँ से रोशित होता था, कहाँ से उसको रोशनी मिलती थी? जो शॉप बनी हुई थी, उन शॉप में जो रोशनी जलती थी, वही रोशनी उस सड़क के किनारे जो छोटे छोटे लोग अपने व्यवसाय को लेकर बैठते थे, उन्हीं बड़े शॉप की दुकानों की जो लाइट थी, उनसे उनका काम मैनेज होता था, चलता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक दो व्यापारी जो हैं वो हिसिंग गैस लाइट लगाते थे। सम हैड नेकेड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोगों ने पोल में यानी बांस में जो है वो ओपन रूप से कुप्पी को बांध रखा था। सम वेयर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प, और कुछ लोगों ने पुराने समय में चलने वाली जो लैंप थी, ओल्ड साइकिल लैंप, उसको जला करके वो अपना बिजनेस चलाते थे। लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, एक दो बिजनेस करने वाले ऐसे भी थे जो अपनी किसी भी लाइट की व्यवस्था नहीं रखते थे, बल्कि जो अदर शॉप्स थी या अन्य लोगों ने जो लाइटनिंग मैनेज की थी, उस मैनेजमेंट से वो अपना काम चला रहे थे। इट वॉज अ bewildering क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेस, ये bewildering मैंने सरप्राइजिंग, भौचक्का करने वाली, सरप्राइजिंग करने वाली क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेस, जो रोशनी की किरणें थी वो क्रिस क्रॉस मैंने आड़ी तिरछी पड़ रही थी, है ना, स्लैंटिंग लाइंस पड़ रही थी, कुछ स्ट्रेट लाइंस पड़ रही थी, मतलब किसी दुकान की
जो लाइट पड़ रही थी वो सीधी पड़ रही थी, किसी की आड़ी रोशनी उसके ज़मीन पर आके गिर रही थी। तो ये जो लाइट की किरणों का जो क्रिस क्रॉस था, आड़ा तिरछा जो सम्मेलन था, ये भौचक्का करने वाला एंड मूविंग शेडोज और चलती फिरती रोशनी, क्योंकि कोई परमानेंट रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, तो ये दूसरी शॉप से आने वाली लाइट कभी कभी बिट्रेट भी हो जाती थी, इधर उधर भी हो जाती थी। तो वो मूविंग शेडोज थी, चलती फिरती परछाइयों पर भी वो रोशनी अवरुद्ध हो जाया करती थी। तो कुल मिलाकर के ये जो लाइट मैनेजमेंट था, क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, कभी शेडोज आ गई, कभी पूरी लाइट आ गई, तो ये जो लाइट मैनेजमेंट था, दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। ये एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा सूट करता था, उसके बिजनेस को बहुत सूट करता था। फॉर द सिंपल रीज़न, सीधा सा उसका एक लॉजिक था, एक रीज़न था, कारण था, दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। इंटेंडेड मीन्स इरादा करना, डिटरमाइंड, संकल्प करना। एक्चुअली रियलिटी ये थी कि एस्ट्रोलॉजर ने कभी भी एस्ट्रोलॉजर बनने का इरादा नहीं किया था। व्हेन ही बिगिन लाइफ, जब अपने उसने जीवन का प्रारंभ किया था, जब जब वो थोड़ा मेच्योर हुआ, जब उसने अपनी लाइफ को समझना शुरू किया था, तो उसे ये एहसास तक नहीं था कि वो आगे चल करके एस्ट्रोलॉजर बनेगा। उसने कभी सपने में भी इस चीज़ को नहीं सोचा था। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। अगले क्षण, नेक्स्ट मिनट, स्वयं उसके संग क्या घटित होने वाला, क्या हैपन होने वाला है, इसके बारे में भी उसको कोई जानकारी नहीं थी। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. वो नक्षत्र विज्ञान से, यानी जो एस्ट्रोलॉजी है, भविष्य का जानने वाला विज्ञान है, उस साइंस से वो बिल्कुल अनभिज्ञ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके भोले भाले कस्टमर। उसने कभी भी नक्षत्र विज्ञान या कभी भी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन नहीं किया था। ही सेड थिंग्स, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें बताता था, वो ऐसे चीज़ों को एक्सप्रेस करता था, विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवेयर, जो हर किसी को आनंदित करती थी और हर किसी को आश्चर्यचकित में डाल देती थी। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रूड ग्रेसवाइल। और ये क्यों कर पाता था, मतलब हर अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड कर पाता था, क्योंकि बिकॉज ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ स्टार साइंस, तो वो कैसे सेटिस्फाइड कर लेता था अपने कस्टमर को। उसके सेटिस्फेक्शन का बेस था वो मैटर ऑफ स्टडी, नॉट मैटर ऑफ साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट मैटर ऑफ स्टडी ऑफ द कस्टमर साइकोलॉजी। उसको कस्टमर के मनोविज्ञान, उसकी साइकोलॉजी को समझना आ गया था। सेकेंड थिंग, वो काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा था, इस बिजनेस को अडॉप्ट कर रहा था। एंड श्रूड गेसर, और उसका जो तीखा अंदाज लगाने का जो उसकी क्षमता थी, वो गेस करने की पावर जो थी, ये तीन चीज़ें थी जिस पर वो अपने बिजनेस को ट्रांसैक्टेड करता था, चलाता था। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैन लेबर एज एनी अदर। और साथ ही साथ राइटर सिंपैथी रखता है, आर के नारायण सिंपैथी रखते हैं उस एस्ट्रोलॉजर के साथ में, वो उसको चीटर नहीं मानते, क्योंकि जब वो एक कॉमन लेबर की तरह पूरे दिन मेहनत करता था, है ना, एज एनी अदर, जैसे कोई दूसरे व्यापारी मेहनत करते थे, सुबह से शाम तक अपनी प्लेस पे बैठते थे और चिल्लाते थे, सामान कस्टमर को डील करते थे, तो जितनी मेहनत अदर बिजनेसमैन कर रहे थे, उतनी ही मेहनत एस्ट्रोलॉजर भी कर रहा था पूरे दिन। इसलिए ही डिजर्व द वेजेस, वो उस मजदूरी, उस भत्ता, उस पारिश्रमिक का हकदार था। ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, जब पूरे दिन के बाद अंत में वो अपनी छोटी सी पूंजी कमाई को लेकर के घर जाता था, उस पूंजी, उस कमाई, उस वेजेस का वो पूरा हकदार था, क्योंकि पूरा दिन वो टाइम स्पेंड करता था, कस्टमर डीलिंग करता था और लोगों को सेटिस्फाइड भी करता था। सो स्टूडेंट, आई थिंक दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, and we will continue the part of this story in our next video lecture. Till then, have a nice day. Hello student, welcome to SUI online chemistry classes for class 12 English medium.
Student, in previous video I was explaining the method of preparation of N2 and chemical properties. Now today I am going to start the method of preparation of nitric acid. The formula of nitric acid is HNO3. First of all, we deal lab method for the preparation of nitric acid. Lab method. When potassium nitrate react with H2SO4, it gives nitric acid and potassium hydrogen sulfate. This reaction is the lab method for the preparation of nitric acid. Student, during the combination of these two, when it is going to be heated, the vapors of nitric acid and potassium hydrogen sulfate is formed. After the condensation, the vapors of HNO3 converted into their liquid form. Okay, so this is the lab method for the preparation of nitric acid. Now move to industrial method. There are two methods of industrial method for the preparation of nitric acid. Number one is Brundtland-Eyde. It is also known as arc method. And number two is Ostwald method. Remember student, Ostwald method is good method for as compared to Brundtland-Eyde method, because in arc method lot of energy required for the preparation of nitric acid. So now I am going to start first industrial process, that is the arc method and also known as Brundtland-Eyde method. Brundtland-Eyde method. First of all, what is the principle of this method? Student, in this method, first of all, N2 react with O2. Nitrogen gas react with O2. Remember student, in my previous video, I was explaining the reaction between the nitrogen and oxygen. In that reaction, firstly N2 react with oxygen to form unstable nitrogen oxide. Then nitrogen oxide further react with oxygen to form nitrogen dioxide. Same two reaction is here. First of all, N2 gas react with O2 to form unstable nitrogen oxide. Okay, this NO further oxidized into NO2. For balance this reaction, we take here 2NO and 2NO2. Okay, these two reactions are same. Okay, now NO2, that is nitrogen dioxide, react with water. Nitrogen dioxide react with water to form HNO3 and NO is reformed for further reaction. Okay, so in the last reaction NO is formed and this NO is further oxidized into NO2. NO2 react with water to form HNO3 and NO. This NO is further oxidized to form NO2. So the cycle reaction is here. Okay. Now for balance this reaction, we take here 3 molecule of NO2 and here 2 molecule of NO3. These three reactions are the principle of Eyde method. Okay. Now this method is explained by diagram. First of all, air is free from dust particles and carbon dioxide and carbon monoxide and introduced into arc furnace. Student, this is arc furnace. The temperature of this chamber is 3000 degrees Celsius. Here we introduced air. This air is free from dust particles, carbon dioxide and carbon monoxide
and introduced in arc furnace. What is the work of this furnace? Here N2 react with O2. Here N2 react with O2 to form unstable NO, and the temperature of this mixture is about 3000 degree Celsius. ये मैं आपको बोल रही थी, lot of energy required in this process. Okay. Now this mixture is transferred into, because this mixture is, the temperature of this mixture is very high, so firstly we move this into cooler for the reduction of this temperature, and it is reduced to 3000 into 1000 degrees Celsius when it passes to cooler. Okay. Now the mixture of NO is transferred to oxidation tower. Transferred to, this is oxidation tower and also known as chamber. In this chamber, NO is further oxidized to form NO2. Okay. Now this NO2 is moved to adsorption tower. This is adsorption tower and it is water. It is adsorption tower. In this tower, when NO2 react with water to form nitric acid and NO. Nitric acid is collected here and NO, which is in gaseous form, moved to further oxidation tower. This NO is moved to further oxidation tower for the oxidation of NO to convert into NO2. This NO2 transferred into adsorption tower, react with water. Now the cycle reaction is proceed. So here also we take some quartz. This is quartz. Now student, this is all about the Berkeley-Knight method. First of all, air is introduced into arc furnace. Remember, air is free from dust particles and carbon dioxide and carbon monoxide. Now N2 and O2, which is present in air, react in arc furnace and the temperature is 3000 degrees Celsius to form NO. It is unstable and after cooling it transferred into oxidation chamber. In this chamber, NO is further oxidized to give NO2 and this NO2 is moved to adsorption tower. In adsorption tower, water reacts with NO2 to form nitric acid and which is collected here, HNO3. Now this is all about Berkeley-Knight method. In next video, we will discuss the second industrial method for the preparation of HNO3, that is Ostwald method. Thank you. Good morning students. Students, our today's video lecture we would solve some numerical problems related to chapter which we have studied, that is structure of atom. So this is our first numerical problem which is written in the blackboard. You are seeing here energy of an electron in the first bogus orbit of the atom. देखिए यहाँ पर ये atom लिखा हुआ है, it is not written that this is hydrogen atom. So the atom which is whose energy of the first Bohr orbit is minus 27.2 electron volt. We don't know about the atom. That atom is for which element? What will be the energy in the third orbit? So we have to find the energy in the third orbit. So
We know the formula E, energy. General formula for energy En. En means for nth orbit, En equal to minus Z square RSC upon N square. So this is the formula for finding the energy of the atom in the nth orbit or nth orbital number, you can say, for any element whose atomic number is Z. Here we have given minus 27.2 electron volt energy for the first orbit. So for the first orbit we have to put n equal to 1. So E1 equal to minus Z square RSC upon 1 square. And we have given E1. E1 is minus 27.2 electron volt. So just put here minus 27.2 electron volt equal to minus Z square RHC. So this is, you can say, equation 1. Now we have to find the energy in the third orbit. So the same formula, just put n equal to 3. So E3 equal to minus Z square RSC upon 3 square means 9. So we have to find E3. So here minus Z square RSC, minus Z square RSC from the first equation is minus 27.2 electron volt. So just put the value here. In place of minus Z square RSC, we have to put minus 27.2. So it is minus 27.2 electron volt, minus Z square RSC minus 27.2 electron volt upon 9. So just solve it. 9 से cancel होगा, minus 9 3 जा 27.2. So you have to increase 0 and 9 to the 18. So minus 3.02 electron volt minus 3.02 electron volt. It is the energy in the third orbit. So this is our answer of this particular numerical problem. Now we are going to solve another numerical problem. So the next numerical problem is next question is the ionization potential. The ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt, is 13.6 volt in the lowest energy level, in the lowest energy level, the atom is ionized by absorbing a photon of 800 angstrom, of wavelength 800 angstrom. What will be the kinetic energy of the released electron?
So you are seeing here the ionization potential of the hydrogen atom is 13.6 volt. So this problem is related to hydrogen atom and we have given the ionization potential. First of all, we would find what is the ionization energy for the hydrogen atom. So ionization energy equal to, you know the students, there is a relation between potential and work equal to W by Q and W equal to QV, and we have given ionization potential, so we have to just multiply it by the value of charge. So here the charge is electron, so we can multiply this value by E, so it would be EV. So this value 13.6 into E multiplied by E, this would become in joule. If we put the value of E in, that is 1.6 into 10 to the minus 20, then the answer of energy would be in joule. And if we don't put the value of E, so then it is in electron volt, 13.6 electron volt. So we have needed electron volt value of energy, so though we don't convert it in the joule. Now you are seeing here that the atom is in lowest energy level, that is n equal to 1, and that atom is absorbing the photon of wavelength 800 angstrom. Then how much energy photon carrying? So we have to find the energy which photon is carrying. So for that E equal to, we know that 12375 by lambda. Lambda is in angstrom and this put in electron volt, and this is 800. So just put it here, E equal to 12375 upon 800. Okay, just solve it. This is 1086 को कैंसिल करिए, 8 1 8, 8 5 40, 8 4 32, 8 6 48, 150. इसके बाद आप 100 से डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट शिफ्ट हो गया. दिस इज इक्वल टू 15.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो photon which is absorbing by the atom in its lowest energy level, it means atom is absorbing that photon in normal state and that photon is carrying this much energy, that is 15.46 electron volt. Now you are seeing there this energy is spent in coming out the electron from the atom. So this is ionization energy, and the remaining energy which left is provided by electron to kinetic energy. So the kinetic energy equal to energy of the photon, so the photon which is giving the energy, and minus ionization energy. Ionization energy means this much of energy is spent in by the electron for coming out from the atom. So the energy left would treat as a kinetic energy. बची हुई जो एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में लग रही है एटम से, यानी आयनाइजेशन एनर्जी, और बची हुई एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी. और फोटोन जो है एनर्जी आपको दे रहा है उसको 15.46 माइनस 13.6. तो इसको सॉल्व कर लीजिए. ये 6 आपका और 4 ये आपका 8 पॉइंट, ये आपका 15 या 14 यानी 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस वुड बी द आंसर, 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Okay, so thank you students. We will meet in the next video lecture, and you have to prepare this structure of atom for your unit test 2. Unit test 2 में आपका ये चैप्टर आएगा, तो आपको ये चैप्टर क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है. Thank you students.